तो लीनियर स्पैन से पहले हमने लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ा था, लीनियरली डिपेंडेंसी पढ़ा था और लीनियरली इंडिपेंडेंसी पढ़ा था। तो लीनियर स्पैन हमारे पास एक ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट होता है जो कि हमारे पास क्या होता है, एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है और उसके अलावा उसके जो वेक्टर्स हैं उसको हम हेलो। लीनियर कॉम्बिनेशन। एक्सक्यूज मी मैम। तो ये था कि आपके पास अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है, अगर वो नॉन एम्प्टी सबसेट को हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, अगर उसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखने और लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखने के बाद जो भी आपके पास रिजल्ट आ जाए उसको आप सेट में लिख देंगे, तो वो जो सेट बनता है हम कहते हैं कि वो हमारे पास एक स्पैनिंग सेट है। तो आज हमने बेसिस से पढ़ना है कि बेसिस क्या होता है। बेसिस में भी हमने एक सबसेट उठाना होता है। सपोज करते हैं कि एस हमारे पास वी यानी वेक्टर स्पेस का एक सबसेट है, तो इसको हम बेसिस कब कहेंगे, जब ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, और सेकंड कंडीशन ये है कि अगर हम उसका लीनियर स्पैन लेते हैं तो वो होल वेक्टर स्पेस के इक्वल आ जाता है। तो जैसे उसने हमें स्टैंडर्ड बेसिस नीचे दी, उसने कहा है कि 10 and 0 कहाँ है, यानी उसने एक एस नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया है किसी भी वेक्टर स्पेस का, और वेक्टर स्पेस हमारे पास आ रहे हैं। उसने कहा है कि मैंने उसको कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया है, अब ये नॉन एम्प्टी सबसेट दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर। सबसे पहली कंडीशन ये है कि ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आपको पता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट में हमारे पास जितने भी स्केलर्स हैं उनका आंसर जीरो के इक्वल है। आप सिंपल इसको लेकर भी चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा हुआ था कि लास्ट लेक्चर में मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी लीनियरली इंडिपेंडेंस को डिपेंडेंस। उसका लेक्चर मैं रिकॉर्डेड अभी भेजती हूँ थोड़ी देर तक। फिलहाल अभी हम थोड़ा सा एमसीक्यूज कर लेते हैं और एंड में मैम हमारा प्लीज डायमेंशन। थोड़ा। स्टेटमेंट ये है कि अगर हमारे पास ऐसे एक नॉन एम्प्टी सबसेट है और वो हमारे पास बेसिस भी बना रहा है, यानी बेसिस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो ये कहना चाहता है कि ये जो एस के जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना लें तो वो जो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो यूनिक होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब आपको पता है कि ऐसे उसको लिख सकते हैं α1 v1 प्लस α2 v2 अप टू सो ऑन अल्फा एन वी एन इज इक्वल टू वी। ये उसने एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया, ये उसने सेकेंड लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया है। हमने ये बताना है कि जो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन है वो यूनिक है। यूनिक का मतलब ये है कि α1 β1 के बराबर होगा, α2 β2 के बराबर होगा, अप टू सो ऑन अल्फा एन बीटा एन के बराबर होगा। वो इस वजह से क्योंकि यूनिक का मतलब ये है कि हमारे पास एक रिजल्ट आ रहा है, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू सेम है। सो तब हमारे पास यूनिकनेस की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो उसने क्या किया, उसने इन दोनों सेट को जो उसने खुद से सपोज किए थे उनको इक्वल रख लिया। इक्वल रखने के बाद सारे स्केलर्स को माइनस किया, मतलब साइड पे ले गया। वो करने के बाद उसने कहा कि ये जो हमारे पास जितने भी स्केलर्स बने हैं α1 माइनस β1 α2 माइनस β2 β2 अप टू सो ऑन, ये उसने इसको जीरो के इक्वल रख लिया। वो इसलिए रखा क्योंकि हमारे पास जितने भी वेक्टर्स थे वो बेसिस बना रहे थे, और आपको पता है बेसिस में सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, और इंडिपेंडेंट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सारे के सारे स्केलर्स जीरो के इक्वल होते हैं। सो दैट इज वाई उसने इसको जीरो के इक्वल रख दिया था। जब हमने इसको जीरो के इक्वल रखा तो बीटा हमारे पास दूसरी साइड पे चला गया, जिससे हमें ये पता चला कि अल्फा आई जो है वो बीटा आई के इक्वल है। फॉर ऑल आई का मतलब है कि आई की वैल्यू 1 से n तक है। तो इससे ये साबित हुआ कि अगर आपके पास कोई भी बेसिस सेट है उसका अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास यूनिक आता है। सेकंड हमारे पास ये स्टेटमेंट है कि एस अगर आपके पास कोई भी फाइनाइट सबसेट है किसी भी वेक्टर स्पेस का, कि सच दैट एल एस आपके पास वी के इक्वल है, इसका मतलब ये है कि लीनियर स्पैन उसका वी के बराबर है, देन देयर एग्जिस्ट सबसेट एस ऑफ वी विच इज द बेसिस ऑफ वी। ये सिंपल सी हमारे पास बस डेफिनेशन है बेसिस की, कि बेसिस अगर आपके पास लीनियर स्पैन वी के इक्वल है, वी हमारे पास एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ये भी हम डायमेंशन करेंगे फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होता है। वैसे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का मतलब है कि जो भी आप सेट ले रहे हो सबसे पहले तो वो एक वेक्टर स्पेस होगा, यानी वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। और दूसरी बात यह है कि वो फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। और डायमेंशन का मतलब है उसकी डायमेंशन कोई ना कोई होगी और एग्जिस्ट करती होगी, डायमेंशन फाइनाइट डायमेंशन होगी, इनफाइनाइट नहीं होगी।
इसका मतलब ये है। तो ये सिंपल बेसिक सी थी, ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी एमसीक्यूज में आ चुका है, काफी जगह पे ये आ जाता है कि एनी टू बेसिस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी अगर हम कोई से भी दो बेसिस ले लेते हैं अपनी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की, तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। एक चीज याद रखिएगा, इसमें उसने कहा है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये थ्योरम नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर है। जो ऊपर था वो यूनिकनेस हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन की थी, दोनों में डिफरेंस है, ये चीज याद रखिएगा। लीनियर कॉम्बिनेशन यूनिक होता है, लेकिन अगर हम उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, यानी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हर दो बेसिस के अंदर सेम है। जैसे उसने एस ले लिया, टी ले लिया, उसने क्या है कि ये हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, क्योंकि फाइनाइट भी है, इसकी डायमेंशन एन है, इसकी डायमेंशन हमारे पास एम है, और ये दोनों हमारे पास बेसिस भी हैं, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स की काउंटिंग है वो सेम होगी। जितने ऊपर वाले में है सेम, उतने ही हमारे पास नीचे वाले में होंगे। ये सिंपल सी बात है, इसमें इतना भी जरूरी नहीं है कि समझ ना आए। अब थोड़ा सा नोट से कर लेते हैं, फिर आगे जाते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी है, ये लास्ट टाइम पेपर में भी आ चुकी है कि एनी टू बेसिस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो इसको, बस ये खास इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उसके बाद एक चीज और अहम है, वो ये याद रखनी है कि अगर आपके पास डायमेंशन ऑफ वी एन है, यानी जो भी आपने वेक्टर स्पेस ली है, अगर उसमें एन एलिमेंट्स हैं, तो अगर उस सेट में एन एलिमेंट्स हैं तो हम खुद ही जबानी बता सकते हैं कि अगर हम उस एन में प्लस वन करें, तब वो सेट हमेशा हमेशा एलडी होगा। ये चीज याद रखनी है। ये मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था कि अगर आपके पास किसी सेट में एन एलिमेंट्स हैं तो उसके एन प्लस वन एलिमेंट्स हमेशा एलडी होते हैं। एन माइनस वन और एन का कंसेप्ट हम नहीं दे सकते, उसके लिए हमें इसकी वो जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो लगाकर चेक करना होगा। लेकिन इसके जो एन प्लस वन वेक्टर है उसके लिए हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा एलडी होंगे। तो इसको मैंने शॉर्ट एग्जांपल में लिखा है, समझाने की कोशिश की है कि डायमेंशन मैंने आर क्यूब की ले ली है, इसकी डायमेंशन थ्री है। अब हमने क्या किया, मतलब सपोज किया कि उसकी डायमेंशन तीन है, अब चेक करना है कि उस तीन में अगर हम एक ऐड करते हैं फोर, तो वो भी हमारे पास एलडी होगा। तो मैंने खुद से एक वी सेट ले लिया, उसमें हमारे पास तीन एलिमेंट्स थे, जब इस पर मैंने शॉर्ट ट्रिक लगाई तो ये मेरे पास जो है वो एल आई आ गया। अब मैंने देखा कि इसके अंदर अगर मैं एक और एलिमेंट ऐड करती हूँ, जैसे सपोज किया कि ये ऐड किया, एक चीज याद रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लस वन का मतलब ये है कि हमने क्या करना है, हमने इसी सेट के अंदर एक और ऑर्डर पेयर ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल जो भी ऑर्डर पेयर ले लें आपकी मर्जी है, थ्री ऑर्डर पेयर का कोई सेट ऐड कर लें, तो आपने वो सेट ऐड नहीं करना। प्लस वन का मतलब ये है कि आपने डायमेंशन में एक एलिमेंट ऐड करना है। तो पहले ये हमारे पास थ्री डी के अंदर था, यानी तीन ऑर्डर पेयर में था, अब जो आपने प्लस वन किया तो प्लस वन में हर ऑर्डर पेयर में एक एलिमेंट ऐड होगा। सो प्लस वन का मतलब हमारे पास इस सेंस में आ जाता है, ठीक है। यानी कि आपने दोनों सेंस से देखना है, एक ऑर्डर पेयर की सेंस से भी देखना है और दूसरी सेंस से भी चेक करना है। फिर आपने देखा कि इसमें जब हमने वन वन ऐड किया, तो जाहिर बात है फोर्थ एलिमेंट भी ऐड हो जाएगा। तो जब, अब देखें ये ऑर्डर पेयर में भी चार एलिमेंट है और टोटल सेट में भी हमारे पास फोर एलिमेंट है, तो इसकी डायमेंशन फोर है। अगर हम इसको चेक करें तो ये हमारे पास एलडी होगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा, ये एलडी लाजमी बनता होगा, बिकॉज मैंने ये ऑलरेडी चेक किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत लेंथी है, इसको रहने दीजिएगा। हाँ जी, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास डायमेंशन ऑफ वी डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू के इक्वल है, इफ एंड ओनली वी इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो यानी अगर आपके पास दो सेट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि उनकी डायमेंशन भी हमारे पास इक्वल होगी। जाहिर बात है, इक्वल का मतलब है कि दोनों सेट ही सेम है, अगर दोनों सेट सेम है तो जाहिर बात है कि उनकी डायमेंशन भी सेम सेट की सेम ही होगी। सो इसमें इतना कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल सी मैंने एग्जांपल दे दिया, डायमेंशन ऑफ वी मैंने थ्री ले लिया, खुद से सपोज किया कि डब्ल्यू की डायमेंशन मैंने तीन ले लिया। फिर मैंने एक सेट खुद से बना लिया, आर क्यूब इज इक्वल टू वन टू टू वन जीरो वन माइनस वन टू, इसको मैंने डब्ल्यू का नाम दे दिया, नेक्स्ट वाले को मैंने वी का नाम दे दिया। तो मैंने खुद चेक किया कि इसमें वी और डब्ल्यू अगर इक्वल है, स्ट्रक्चर के लिहाज से इक्वल है, ये चीज याद रखिएगा। इक्वल का मतलब ये नहीं है कि उनके सारे एलिमेंट्स और नंबर सेम आएंगे, तो स्ट्रक्चर के लिहाज से सेम है, यानी वो आइसोमॉर्फिक है। अभी आइसोमॉर्फिक का भी थ्योरम आएगा कि जो हमारे पास सेट्स होते हैं वापस में आइसोमॉर्फिक होते हैं।
तो अगर आपके पास दो सेट्स इक्वल है तो इसका मतलब उसके जो डायमेंशन है वो भी हमारे पास इक्वल होगी। और नेक्स्ट में ये है कि अगर डायमेंशन ऑफ वी ओवर डब्ल्यू करते हैं तो वो इक्वल है डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू की। इसको आप कुछ इस सेंस में याद कर लें कि डायमेंशन ऑफ वी आपने सिंपल रहने दिया और ये नीचे डिवीजन में था तो ऊपर जाके ये हमारे पास माइनस हो गया। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, तो आपको फिर समझ आ जाएगा कि इसको कैसे अप्लाई करना है। इसका प्रूफ भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, बट इतना प्रूफ पे आप ना जाएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको अभी हम आगे एमसीक्यूज करेंगे उसमें यूज करेंगे कि डायमेंशन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए प्लस डायमेंशन ऑफ बी माइनस डायमेंशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको समझने के लिए मैंने खुद से एक ए सेट ले लिया, मैंने खुद से बी सेट ले लिया। तो अगर मैं ए और बी को ऐड करूं तो जब मैंने ऐड किया तो सारे एलिमेंट्स को मैंने एक सेट की फॉर्म में लिख दिया। मैंने देखा इसकी डायमेंशन भी 2 है, इसकी डायमेंशन भी 2 है, इसकी डायमेंशन कितनी है 4 है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, हर चीज को इस थ्योरम की मेन जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें पुट किया। तो ए प्लस बी की डायमेंशन कितनी है, इसकी डायमेंशन मेरे पास 4 थी, इसकी डायमेंशन कितनी है 2 है, इसकी डायमेंशन कितनी है 2 है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने देखना है कि ए इंटरसेक्शन बी की डायमेंशन क्या है। तो आप ए और बी में से कॉमन लें तो देखें क्या आता है। इसमें से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इसकी जो डायमेंशन है वो हमारे पास 0 होगी क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब मैंने ये देखना है कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो जब 2 में 2 ऐड किया 4 आ गया, तो इसका मतलब 4 हमारे पास 4 के इक्वल है। तो इसका मतलब दोनों साइड्स इक्वल हैं, थ्योरम के ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल इंटरसेक्शन 0 नहीं आता तब आपने क्या करना है, उसके लिए भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि ए ले लिया बी ले लिया। इसमें देखिए मैंने सेम सेम लिए हैं वो इस वजह से ताकि आपको पता चल जाए कि इंटरसेक्शन लाजमी नहीं है हमेशा 0 हो, इंटरसेक्शन में सेम एलिमेंट भी आ सकते हैं। तो देखिए जब मैंने ए और बी का इंटरसेक्शन लूंगी तो देखिए दोनों में एक सेट कॉमन है तो मेरे पास 1 आ जाएगा उस टाइम। अब मैं सारी वैल्यूज को उठा के फॉर्मूले में जब पुट किया तो 2 + 2 - 1 3 आ जाएगा। तो दूसरी की भी 3 थी, इसकी भी 3 है डायमेंशन। तो मुझे पता चल गया दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इस तरीके से मेरे पास थ्योरम की स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट में ये मैंने वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है ताकि ऊपर वाला को समझ आ जाए कि लेट पी एन बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू n ओवर r, exhibit a basis of P4 over P2, verify that dimension of P4 over P2 is equal to dimension of P4 minus dimension of P2। सेम ऊपर वाला स्टेटमेंट है, उसको जो है मैंने यहाँ पे P4 और P2 की फॉर्म में लिखा, पोलिनोमियल की फॉर्म में लिखा। तो आपको इस चीज का पता है कि जो पोलिनोमियल का सेट होता है वो हमेशा हमेशा बेसिस बनाता है। जितने भी उसका अगर हम सेट उठा लें वो सारे के सारे बेसिस बनाते हैं। ये चीज बस आपने सबसे पहले याद रखनी है। तो P4 है, P4 का मतलब ये है कि सेट में एक्स की हाईएस्ट पावर हमारे पास 4 है। मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे, एक्स की पावर 0 से लेंगे और एंड कहाँ पे करेंगे, 4 के ऊपर करना है क्योंकि P4 दिया होगा उसने। तो आप करोगे एक्स की पावर 1 कोमा एक्स की पावर 1 कोमा एक्स की पावर 2 करेंगे, एक्स की पावर 3 करेंगे। तो देखिए मैंने उसको ऐसे सेट की फॉर्म में लिख दिया। ये बेसिस है हमें पता है। तो इसकी डायमेंशन कितनी है, डायमेंशन होता है बेसिस के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इसमें मेरे पास प्रीवियस लेक्चर तो मैंने नहीं दिया, लेकिन इसका हाँ बेसिस का यही कॉन्सेप्ट था ना, जैसे जनरेटर होता है कि जिससे हमारे पास पूरी वेक्टर स्पेस जो है वो जनरेट हो जाए। जी जी यही से यही कॉन्सेप्ट है। ठीक। तो इसमें टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब P4 की डायमेंशन हमारे पास 5 है। सिमिलरली P2 के लिए चेक किया, P2 का मतलब है एक्स की हाईएस्ट पावर आपने 2 तक जाना है। तो इसकी अगर डायमेंशन देखें टोटल इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन हमारे पास 3 है। अब हमने क्या करना है, हमने तो ये शो करवाना था कि अगर हम P4 को P2 पे डिवाइड करें और उसकी डायमेंशन लें वो इसके इक्वल आता है। तो ये करने के लिए आपने क्या किया, ये करने के लिए आपने एक सेट S ले लिया। आपने वो सेट S को P4 ओवर P2 करना है, यानी अब आपने सोचना है कि इसका क्वेश्चन कैसे लेना है। तो क्वेश्चन को सिंपल वर्डिंग में ये समझें कि अगर हम P4 को P2 पे डिवाइड करते हैं तो ये 3 इस 3 से खत्म हो जाते हैं। क्या बचा हमारे पास, ये बचा x3 और x4 बचा। तो आपने S में क्वेश्चन के एलिमेंट लेने हैं, तो क्वेश्चन में आपके पास एक S3 बचा और एक x4 बचा। और अगर आपको याद हो तो हमने ग्रुप थ्योरी में भी मैंने पढ़ाया था कि हम क्वेश्चन क्वेश्चन ग्रुप लेते थे। तो क्वेश्चन ग्रुप में नीचे वाला एलिमेंट जो था वो सेम का सेम ऊपर आता था, नीचे वाला सेम ऊपर आएगा, और जो अबव वाले एलिमेंट्स थे उसको हम प्लस करके साइड पे लिखते होते थे। ये नोटेशन है क्वेश्चन स्पेस को लिखने की।
अभी बुक से मैं देखती हूँ वहां पे भी स्टेटमेंट लिखी है सेम। तो बस आप ये चीज याद रखें कि क्वेश्चन स्पेस का मतलब ये है कि आपने नीचे वाले एलिमेंट को एज इट इज लिखना है, प्लस करके जो अबव में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनको लिखना होता है। तो ये हमने क्वेश्चन स्पेस बना लिया। अब उसने चेक किया कि ये बेसिस है कि नहीं है। तो बेसिस के लिए सबसे पहले आपने देखना है कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट के लिए आपने क्या किया, उसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा। पहला एलिमेंट है P2 प्लस एक्स थ्री, सेकेंड है P2 प्लस एक्स फोर। आपने क्या किया, आपने उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया। तो लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए आपने उसे अल्फा और बीटा स्केलर से मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू जीरो किया। आपको पता है कि ये पूरी हमारे पास एक स्पेस है, तो अल्फा बीटा इसके ऊपर असर नहीं करेगा क्योंकि ये पूरी स्पेस है। अगर आपको याद हो, ग्रुप थ्योरी में भी जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था हमने भी ऐसा किया था कि जो नीचे वाला एलिमेंट ऊपर गया था उस पर बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। अल्फा बीटा P2 के ऊपर असर नहीं करेंगे, तो P2 एज इट इज आ जाएगा। जो एलिमेंट है उसके ऊपर असर करेंगे। तो एलिमेंट के साथ हमने अल्फा बीटा लिख दिया। तो ये तो हमारे पास पूरी स्पेस है, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, हमें मसला नहीं है। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा बीटा की। और हमने ये बताना है कि वो इंडिपेंडेंट है। तो जाहिर बात है अगर मैं इसको जीरो कर दूं तो अल्फा मेरे पास जीरो के इक्वल आ जाएगा, या अगर मैं इसको भी जीरो कर दूं तो बीटा मेरे पास जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब सारे स्केलर जीरो हैं। सो इसका मतलब जो हमारे पास सेट है वो इंडिपेंडेंट है। और अगर वो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब वो बेसिस हमारे पास बना है। तो फिर आपने ये देखा कि ये जो आपने एस सेट खुद से लिया था इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, एक ये था और दूसरा ये था, दो थे। तो इसका मतलब इस एस सेट की डायमेंशन कितनी है, इसकी डायमेंशन हमारे पास टू है। P4 की डायमेंशन मुझे पता थी, P2 की डायमेंशन मुझे पता थी, वो मैंने ऊपर निकाल ली थी। तो P4 की डायमेंशन ऊपर निकाली थी, पांच थी। इसकी डायमेंशन मेरे पास कितनी थी, तीन थी। जब पांच में से तीन गया दो आ गया। तो आपने क्या प्रूव करना था, आपने ये बताना था कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो इसकी भी हमारे पास डायमेंशन जो है वो कितनी निकल आई है, इसकी भी दो निकल आई है, दूसरे की भी दो है। तो इसका मतलब दोनों साइड्स इक्वल हैं। सो दैट इज वाई हमारी थ्योरम की जो उसने स्टेटमेंट दी है वो ऑटोमेटिकली ट्रू है। ये प्रूव मैंने इसलिए करवाया ताकि आपको वो स्टेटमेंट याद हो जाए कि उस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है नेक्स्ट एग्जांपल में। ये अभी हम एमसीक्यूज करेंगे, उसमें आप जबानी बिल्कुल बता देंगे कि हम डायमेंशन कैसे बताते हैं किसी भी सबस्पेस की। पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको देना लाजमी है ताकि आपको कॉन्सेप्ट हो जाए कि कैसे हम एमसीक्यूज में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस। आपको ये एक सेट गिवन है, उसने क्या ये सबस्पेस है R4 की। आपने इसकी डायमेंशन बतानी है और ये बताना है कि इसमें बेसिस कौन से हैं। वैसे बेसिस से रिलेटेड कम एमसीक्यूज आते हैं। मेन जो एमसीक्यूज है वो डायमेंशन से आता है, क्योंकि एक तो डायमेंशन वाले क्वेश्चन के लिए हमको शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा चेक करना भी इजी है, ऑप्शन वो इजीली लिख सकता है, उसको भी टाइपिंग करने में इजी है। तो डायमेंशन जो है वो हमारा मेन काम है। तो उसने हमें एक सेट दिया था, उसने यहाँ पर एक कंडीशन दी है। असल में ये हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन है कि x2 x3 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये x3 है इसकी जगह पर मैं x2 लिख सकती हूँ, यानी ये भी x2 है ये भी x2 है। उसने यहाँ पर यही बात बताई है कि इक्वल है। तो आपने अब क्या करना है, आपने सबसे पहला काम यह है कि आपने बेसिस बनाना है। तो बेसिस की फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने इसको पहले तो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। तो अब आपने क्या किया, आपने उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया। अब देखें, कोई हमें क्वेश्चन गिवन नहीं है, कोई वैल्यू गिवन नहीं है, हमने डायरेक्ट डायमेंशन बतानी है और बेसिस निकालने हैं। तो आपके पास जाहिर बात है कोई टर्म गिवन नहीं है, सिर्फ बस एक रिस्ट्रिक्शन गिवन है। तो अब आपने इसी को ही किसी तरीके से सोल्व करना है और स्टैंडर्ड बेसिस बनानी है कि वो कौन कौन सी है। तो हमारे माइंड में एक ट्रिक है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट को एज इट इज रहने दें, बाकियों को जीरो कर दें। प्लस करके फर्स्ट को वैसे रहने दिया, बाकी को हमने x2 लिख दिया और लास्ट वाला जीरो हो गया। सिमिलरली थर्ड वाले में पहले तीन को जीरो रहने दिया, ये फोर हो गया। अब क्वेश्चन अराइज दिया है कि ये उसने कैसे लिखा। खुद सोचें कि अगर आप इन तीनों टर्म को ऐड करें तो ऐड करने से ये ओरिजिनल इक्वेशन वापस आ जाएगी। कैसे आएगी, देखें, पहले को इस पहले में ऐड करें, इसको इसमें ऐड करें, तो x1 आ जाएगा। हाँ जी, पहला एलिमेंट जनरेट हो गया। सेकंड में जीरो में ऐड करें x2 को, फिर इसको जीरो में ऐड करें, x2 आ जाएगा। देखिए सेकंड एलिमेंट जनरेट हो गया। थर्ड में जीरो को x2 में ऐड करें और इसको जीरो में ऐड करें, फिर से x2 आ गया। हाँ जी, x2 जनरेट हो गया। फिर x4 के लिए आपने क्या किया, इस जीरो को फिर जीरो में ऐड किया और इसको x4 में ऐड किया, तो देखें x4 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमने इसकी तीन टाइम पार्टीशन की है। अब क्वेश्चन अराइज एक बनता है हमारे पास यहाँ पे कि हमने इसकी चार पार्टीशन क्यों नहीं की, क्योंकि इसमें तो ऑर्डर पेयर में तो चार एलिमेंट्स थे तो इसकी चार पार्टीशन होनी चाहिए थी। बट हमने इसकी तीन पार्टीशन इसलिए की थी
क्योंकि इसमें जो डिफरेंट एलिमेंट है वो सिर्फ तीन है, एक x1 है, एक x2 है और एक x4 है। ऊपर हमने कहा था कि x3 x2 के बराबर है। सो x3 फिनिश हो चुका है इस टाइम पे। सो दैट इज वाई आपने इसकी तीन पार्टीशन की है, चार पार्टीशन इस वजह से नहीं की थी, और इसी वजह से हमने इन दोनों को यहाँ पर इक्वल लिखा था। हालांकि बाकी में हमने सिंगल सिंगल लिखा है, ये भी आप थोड़ा सा सोचें। तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये सेम सेम थे, इस वजह से हमने इसे सेम रहने दिया। तब आपने सब में से जो चीज कॉमन आ रही है वो कॉमन ले ली। पहले में x1 कॉमन था, इसमें x2 था, इसमें x4 कॉमन था। वो लेने के बाद आपने देखा कि x1 x2 x4 तो सिंपल हमारे पास कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, किस जगह तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो जो मेन हमारे पास सेट आ रहे हैं, एक ये आ रहा है, दूसरा हमारे पास ये आ रहा है, तीसरा हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मेन सेट बने हैं वो तीन बने हैं, तो इसका मतलब ये जो तीनों के तीन है, ये तीन सेट आपके पास इंडिपेंडेंट भी होंगे। इंडिपेंडेंट कैसे होंगे, देखें, इसको कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखें। वो लिखने के बाद आपने यहाँ से स्केलर की वैल्यू ले ली, ए भी जीरो हो जाएगा, बी भी जीरो, सी भी जीरो। मैंने सारा सॉल्व किया ताकि आप जब घर में प्रैक्टिस करें आपको समझ आ जाए। तो ये सेट हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये तीन वेक्टर्स थे जो हमने निकाले हैं, ये इसकी बेसिस है और इसकी डायमेंशन तीन है, क्योंकि इसमें हमारे पास तीन एलिमेंट्स निकले हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सेट जो है हमने इसकी बेसिस फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन से देख कर बताने का मेथड क्या है कि डायरेक्ट हम कैसे बता सकते हैं, अगर ऐसा कोई आपको क्वेश्चन गिवन है, आप उसकी डायमेंशन कैसे चेक कर सकते हो। सबसे पहले तो आप देखोगे कि इसमें फोर एलिमेंट्स गिवन है, तो हाँ जी फोर गिवन है, ठीक है। बट रिस्ट्रिक्शन ये है कि x2 x3 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि दो एलिमेंट्स एक के बराबर हो गए हैं। तो इसका मतलब इसमें से एक रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि दो तो इक्वल हो गए हैं। तो ये हमारे पास जो है वो थ्री हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो हमारे पास डायमेंशन है वो तीन है। आ रहे नहीं आ रहे हैं। तो अब तो बंद कर दो, के लिए ध्यान दें। खुला रहना तो गर्मी है। आवाज बढ़ जाती है। सारे पूरे पूरे डिपार्टमेंट सारा मेरी आवाज तो नहीं आ रही थी तेरा। नहीं, सारा डिपार्टमेंट चल रहे थे। तो तुम तो बंदा फिर भी मन कर रही हो, सर का तो पता लगता। हम हाथ खोले जाके। ठीक है। चार्जर पड़ा है अपना। इधर भी उधर चार्जर। नेक्स्ट में जो हमारे पास एक है कि सपोज किया कि U और W हमारे पास कोई से भी दो डिस्टिंक्ट सबस्पेसेस हैं। उसने यहाँ पर दिया है कि U और W हमारे पास डिस्टिंक्ट है।